हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना 80 में 80 दिलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जिस पैटर्न में आपका 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना दोस्तों लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के शानदार प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1789 में या फिर 1791 में, और ऑप्शन सी है 1801 में या फिर 1804 में। तो फ्रेंड, ये नेपोलियन संहिता जो है ना 1804 में लागू की गई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सिपाही, और ऑप्शन बी है किसान या फिर जमींदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाविक। तो फ्रेंड, गैरीबाल्टी का पेशा क्या था? नाविक था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, हिगेल कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जर्मन चांसलर या फिर राजनीतिज्ञ, और ऑप्शन सी है दार्शनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे जर्मनी में, और ऑप्शन बी इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन डी है पोलैंड में। तो फ्रेंड, ये कार्ल मार्क्स जी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वियतनाम में, और ऑप्शन बी है थाईलैंड में या फिर लाओस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है काम्बोडिया में। तो फ्रेंड, ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ने, और ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने या फिर विवेक आनंद ने, या फिर ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो फ्रेंड, ब्रह्म समाज की जो आवश्यकता मतलब स्थापना जो की थी ना, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि स्पैनिश दैनिक का आविष्कार कब हुआ था?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1967 में या फिर 1964 में, और ऑप्शन सी 1973 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1975 में। तो फ्रेंड ये स्पैनिक जैनिक का जो आविष्कार हुआ था ना, कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है और 100% ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको तो मुंगेर में, और ऑप्शन बी है खगड़िया में या फिर पटना में, और ऑप्शन डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के पटना नगर में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पूर्वी क्षेत्र से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से, और ऑप्शन सी है उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से। तो फ्रेंड ये गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कुरान की, या फिर गीता की, और ऑप्शन सी हदीस की, या फिर बाइबल की। तो फ्रेंड गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपने क्षेत्र से लगाव, और ऑप्शन बी है राष्ट्रहित या फिर राष्ट्रीय एकता, और ऑप्शन डी है अलगाववाद। तो फ्रेंड क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लिखित संविधान, और ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फ्रेंड संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इनके अलावा लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों है। लेकिन संघ राज्य की विशेषता क्या चीज नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि संविधान के अनुसार भारत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ संघात्मक राज्य, या फिर राज्यों का संघ, या फिर अर्ध संघात्मक राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, मतलब वही आपको बताना है। तो राज्यों का संघ है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 50%, या फिर 25%, या फिर 33%, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ना 50% सीटें आरक्षित है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यान से कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेड़ बचाने से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित वही आपको बताना है। तो फ्रेंड पेड़ बचाने से संबंधित, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देश में
मतलब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इस समय में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर त्रिपुरा में। तो फ्रेंड लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो यहाँ पे बिहार राज्य में अवस्थित था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराएगी, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सेवा क्षेत्र को, और ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना इसे तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 15 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, या फिर नरेंद्र मोदी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार राज्य की, या फिर पंजाब राज्य की, या फिर गोवा राज्य की, और ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ये और ये गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको मुद्रा, या फिर जमा, और ऑप्शन सी है ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? तो जमा जो है ना दोस्तों मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुद्रा का आधुनिक रूप क्या क्या है? मुद्रा है और ड्राफ्ट, ये दोनों है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आते, यानी कि उदाहरण वही आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महाजन, या फिर व्यापारी, और ऑप्शन सी और रिश्तेदार, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग व्यावसायिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण जो है ना कौन होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, जिसको हम लोग व्यावसायिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% ये सभी प्रश्न जो है ना फाइनल मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे शिक्षा सेवा, या फिर बैंकिंग सेवा, और ऑप्शन सी है यातायात सेवा, या फिर स्वास्थ्य सेवा। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यहाँ पे सरकारी सेवा कौन है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे कौन सा सेवा है? तो यहाँ पे शिक्षा सेवा जो है ना दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस है, यानी कि सरकारी सेवा है। और यहाँ पे निजी सेवा कौन कौन है? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बैंकिंग सेवा, ठीक है, ये गैर सरकारी सेवा है। लेकिन ये शिक्षा सेवा क्या है दोस्तों? यहाँ पे सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1, या फिर 2, और ऑप्शन सी है 5, या फिर 4। तो फ्रेंड वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं वही आपको बताना है। तो वैश्वीकरण के मुख्य 2 अंग होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से यहाँ पे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है ISI मार्क या फिर हॉल मार्क और ऑप्शन सी एग मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना ये हॉलमार्क का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो जिम्मेरमैन ने या फिर महात्मा गांधी जी ने या फिर संदीप पांडे ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जिम्मेरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो महात्मा गांधी जी ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने या फिर पंडित नेहरू ने और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में 15 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी को या फिर गंडक नदी को और ऑप्शन सी है कोसी नदी को और ऑप्शन डी है पुनपुन नदी को। तो फ्रेंड है ये कोसी नदी को जो है ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 100% ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा दोस्तों ऑप्शन ए में आपको बिहार राज्य में या फिर पंजाब राज्य है या फिर हरियाणा राज्य या फिर उत्तराखंड राज्य। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो उत्तराखंड राज्य है इसमें सोपानी कृषि यानी कि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, प्रचलित है, फेमस है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चावल या फिर मक्का और ऑप्शन सी कपास या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि खरीफ की कौन सी फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे चावल एक प्रकार का क्या है दोस्तों खरीफ की फसल है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों खरीफ की फसल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का भी खरीफ की फसल है और यहाँ पे कपास भी खरीफ की फसल है, यानी कि ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी आपको याद होना चाहिए, चावल मक्का कपास ये तीनों क्या दोस्तों खरीफ की फसल है, इसे आपको याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कानपुर या फिर मुंबई और ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नागपुर। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी कौन है। तो मुंबई है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, विदेशी ब्रांड नहीं है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हुंडई या फिर टोयोटा और ऑप्शन सी फोर्ड या फिर टाटा। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यहाँ पे टाटा जो है ना दोस्तों ये विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो यहाँ पे बंदरगाह क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे पानी जहाज रुकता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पानी जहाजों का स्टेशन को हम लोग बंदरगाह कहते हैं सिंपली। तो यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई में है। इसे आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोन नदी घाटी परियोजना या फिर गंडक नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे देखिएगा कोसी नदी घाटी परियोजना या फिर पुनपुन नदी घाटी परियोजना, ये नहीं है। ठीक है, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो ये दोस्तों ये पुनपुन जो होते हैं ना, इसमें क्या है कि इसमें जो है ना दोस्तों नदी घाटी परियोजना नहीं है। इनके अलावा सोन नदी घाटी परियोजना होते हैं, गंडक नदी घाटी परियोजना होते हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना होते हैं, लेकिन ये पुनपुन जो है दोस्तों ये बिहार के मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों नदी घाटी परियोजना नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न दोस्तों। प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये कराए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको राजगीर में है, और ऑप्शन बी है बोध गया में, और ऑप्शन सी है बिहार शरीफ में, या फिर पटना में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा कौन है, यानी कि जो मानव जनित आपदा तो होगा ना, प्राकृतिक आपदा नहीं है कहने का अर्थ है वो मानव जनित आपदा होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव जनित आपदा हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा सुनामी, बाढ़ और ये भूकंप, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1924 में या फिर 1934 में, और ऑप्शन से 1962 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1987 में। तो फ्रेंड बिहार में विनाशकारी जो भूकंप आया था ना, कब आया था, 1934 में आया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि कृषि सुखाड़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जल के अभाव में, या फिर मिट्टी की नमी के अभाव में, और ऑप्शन सी मिट्टी के क्षय के कारण, या फिर मिट्टी के लवणता के कारण। तो फ्रेंड ये कृषि सुखाड़ जो है ना किसके कारण होता है, तो जल के अभाव में होता है दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं, जिनमें हम लोग यहाँ पे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 40 प्रश्न में से जो है दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ जितने भी साथी दोस्त यार इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और ये भी बताइए दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को हम पढ़ाए ना, आपको बताए ना, तो ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और यहाँ पे इनके साथ साथ दोस्तों SW क्वेश्चंस का भी आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेहरबानी करके इसका आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तभी हम समझेंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से अपने से पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारा सदस्य बन जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपल यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए, आपको हेलो करना है और आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल पर करने से क्या होगा, यहाँ पे जब भी क्लास वगैरह होगा ना तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है ना इजीली क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट से नोटिफिकेशन करने का। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने भाई बहन दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।